हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि पिछला जो 3 वीडियो है उसको आप देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो कोशिश करिए धीरे धीरे उसको देखने का और समझने का। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, बहुत सारे बिंदुओं पर उसमें डिस्कशन किया गया है और मैं कोशिश किया हूँ कि डिटेल में, क्योंकि ये बहुत जजमेंट तो बहुत बड़ा है। मतलब अगर पीडीएफ इसका फाइल देखेंगे तो 232 पेज का है। मैं कोशिश किया हूँ कि जो की आर्गुमेंट्स हैं, जो की पॉइंट्स है, उसको मैं उसमें डिस्कस करूँ। और ये लास्ट वीडियो है इस लेक्चर सीरीज का। और इसमें हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि डिसीजन क्या हुआ ईवीएस स्कीम को, उसके सेक्रेसी की वजह से और इस वजह से भी कि वो जो दोनों राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है और राइट टू इंफॉर्मेशन भी फंडामेंटल राइट है, इस दोनों में बैलेंस नहीं हो रहा था। और दूसरी बात कि सीक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा था, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में सीक्रेसी ही उसका मेन इसेंस था। इसी वजह से कोर्ट ने उसको रद्द किया और बोला कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ये प्रभावित करेगा इस रूप में, और इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर। इसलिए इसको बचाए रखना मुश्किल है, इसके लीगलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। एंड कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस EBS scheme as well as all amendments to different kind of law made by the legislature null and void, and against the principle of constitution or constitutional principles. Right now we are going to discuss in this part of the video about the conclusion and directions of the court, which is very very crucial and important to understand the overall decision of the court or judgment of the court. So let me discuss the conclusion and direction briefly in this video, and then I will conclude the final part of this electoral bond scheme lecture, right? So let us start. So in paragraph 216, इसमें कोर्ट ने ऊपर के डिस्कशन को देखते हुए अपना कंक्लूजन दिया है, मतलब डिसीजन दिया है और कहा है, सुनिएगा समझिएगा इसको। दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम the proviso to section 29C(1) of the Representation of the People Act 1951 as amended by Finance Act 2017, section 182 clause 3 of Companies Act as amended by Finance Act 2017, and section 13 capital A clause B as amended by Finance Act 2017 are violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional। समझिएगा इस बात को। क्या कहा, ये जितने अमेंडमेंट किए गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, कंपनीज एक्ट में, और जो फिनांस एक्ट में बदलाव किए गए के द्वारा जो बदलाव किए गए वो वायलेटिव है आर्टिकल 19(1)(a) के, ठीक है, एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, उसका वायलेशन करता है और इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द डिलीशन ऑफ प्रोविजन टू सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट परमिटिंग अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज इज आर्बिट्रेरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। मतलब इसी सेक्शन में बदलाव करके कंपनीज एक्ट में किसी भी कंपनी को, चाहे फायदे में चल रही, नुकसान हो, इंडिया की हो, बाहर की हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, उन पार्टियों को अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन डोनेशन देने का जो अधिकार दिया गया EBS स्कीम के द्वारा, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। मतलब राइट टू इक्वलिटी आर्बिट्रेरी है, ये कोर्ट ने कहा कि इस तरह का पावर आपको नहीं मिला हुआ है लेजिस्लेचर के द्वारा। यू हैव लिमिटेड पावर, यू हैव टू वर्क विद इन द फोर वॉल ऑफ statutes, but you have made this scheme going beyond the limit set out by the statutory legislations. That is why it is also violative of Article 14. That is why it is unconstitutional. So court directs that
the disclosure of information on contribution received by political parties under electoral bond scheme to give logical and complete effect to our ruling on April 12, 2019। तो इसमें पहले का वो दिया है कि इस चीज़ को समझने के लिए कोर्ट ने 2019 में डायरेक्शन दिया था कि सारी पार्टियां जो उनको अभी तक डोनेशन मिला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सील्ड कवर में अपना रिपोर्ट जमा करें। ठीक है, तो ये बात इसमें कहा है। फिर उसके बाद ये तो इसका कंक्लूजन हुआ, मतलब ये डिसीजन हुआ कि भाई इस आधार पर जो भी आपने बदलाव किए, चाहे और आरबीआई एक्ट में किया हो आपने, कंपनीज एक्ट में किया हो आपने, इनकम टैक्स एक्ट में किया हो आपने, इन बदलावों को किसके द्वारा किया गया था? हमने बताया था आपको, वित्त विधेयक होता है, फिनांस एक्ट, अधिनियम कह सकते हैं, वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा उसको कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) प्लस अनुच्छेद 14 का वायलेशन मानते हुए इन सारे बदलावों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब इसके बाद डायरेक्शन क्या था? इन व्यू ऑफ आवर डिस्कशन अबाउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस आर इशूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे बाद में काफ़ी विवाद हुआ कि एसबीआई रिपोर्ट नहीं जमा कर रही थी, फिर कोर्ट गई और टाइम लेने के लिए, लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने की बात हुई, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या डायरेक्शन दिया? तो एक तो कंक्लूजन है, ध्यान में रखिएगा कि कंक्लूजन मतलब डिसीजन की हम बात करें, डिसीजन क्या हुआ। और जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि जो हमने डिसीजन दिया उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको इन्फोर्स किया जा सके, उसका कंप्लायंस इंश्योर किया जा सके, एंड दैट इज वाई कोर्ट इशूड डायरेक्शंस। एंड व्हाट आर दोज डायरेक्शंस? First, issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bond। मतलब कि जो बैंक मतलब एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको ऑथोराइज किया गया था, अब यहाँ से इस डेट से, इस डिसीजन के डेट से कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं करेगी। पहला, SBI shall submit details of electoral bond purchase since interim order of this court dated 12 April 2019 till date to Election Commission of India। क्या कहा कोर्ट ने कि SBI को जो डिटेल है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का है, उस दिन से, किस दिन से, जब इंटरिम ऑर्डर दिया गया था तब से अब तक का पूरा डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा। That detail shall include date of purchase of each electoral bond, किस डेट को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है, नेम परचेजर का जो बॉन्ड खरीदा है, और डिनोमिनेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज मतलब कितना का बॉन्ड खरीदा है, ये भी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा। ठीक है, फिर कोर्ट ने कहा कि एसबीआई शैल सबमिट डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड सिंस इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट डेटेड 12 अप्रैल 2019 टिल डेट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस पार्टी को कितना मिला, ये भी पूरा का पूरा डिटेल 12 अप्रैल 2019 से लेकर के उस डेट तक, जजमेंट के डेट तक, वो सारा देना होगा। SBI must disclose detail of each electoral bond encashed by political parties which shall include the date of encashment and denomination of electoral bond। तो अब ये भी इसमें कोर्ट कहा कि आरबीआई जी आप ये भी डिस्क्लोज करिए कि प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन पॉलिटिकल पार्टी इनकैश कराई है, मतलब बैंक में जाकर उसे पैसा भंजाया गया है, उसका भी आप डिटेल दें। विच शैल इंक्लूड द डेट ऑफ इनकैशमेंट, जो कि शामिल क्या करेगा कि किस डेट को ये इनकैश हुआ है, और डिनोमिनेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड कितने का हुआ है, ये डेट भी बताइए, किस पार्टी को गया है, ये सारा चीज आप बताइए। फिर क्या कहा है कोर्ट ने, क्या डायरेक्शन था? SBI shall submit the above information to Election Commission within 3 weeks from date of this judgment, that is 6 March 2024। मतलब जो डेट है जजमेंट का, उसके 3 वीक के अंदर ये सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। फिर electoral bond which are within the validity period of 15 days but which have been not
which has not been encashed by political party yet shall be returned by political party or purchaser depending on who is in possession of bond to issuing bank. The issuing bank upon the return of the valid bond shall refund the amount to purchaser's account. तो जिस बॉन्ड की वैलिडिटी अभी बरकरार है और उसको किसी पार्टी ने इनकैश नहीं कराया है तो उसको आपको लौटाना होगा उस बैंक को जिसने उसका को इशू किया है। और इशू बैंक जो बैंक इशू किया है उसका क्या ड्यूटी होगा? उसका ड्यूटी होगा कि ये रिटर्न होने के बाद इस बॉन्ड को उसका पैसा उस परचेजर जिसने बॉन्ड खरीदा है उसके अकाउंट में डाला जाए। और इस तरीके से कोर्ट ने कहा कि द रिट पिटिशंस आर डिस्पोज्ड इन टर्म्स ऑफ अबव जजमेंट। तो जो जजमेंट दिया गया, जो डिसीजन दिया गया, उस रूप में ये कोर्ट ने कहा कि उस रूप में ये पूरा का पूरा पिटिशन आज फाइनली डिसाइड हुआ। सो दिस इज द कंक्लूजन डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट एंड आई हैव ऑल्सो सेड दैट ये कब आया था जजमेंट? 15 जनवरी 2024 को आया था। 5 जजेज की बेंच थी, संविधान पीठ थी और एक जज जो ऑनरेबल जज थे उनका डिसीजन इसमें डिफर हुआ था। डिफर इस सेंस में नहीं, कनकरिंग जजमेंट इसको कह सकते हैं। सॉरी, डिफर हुआ था बोलने के लिए, कनकरिंग जजमेंट था। कनकरिंग जजमेंट का मतलब ये होता है कि जजमेंट का कंक्लूजन सेम है बट रीजन वाज डिफरेंट। डिफरेंट लॉजिक के द्वारा उन्होंने वो उस पर गए थे। इसमें एनेक्चर भी दिया है, अगर आप चाहें तो उस पूरे एनेक्चर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो कनकरिंग ओपिनियन था एक जज का उसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। अब उसमें हम डिटेल में उसके नहीं ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दें कि जो ऑनरेबल जज थे जो कनकरिंग ओपिनियन इसमें दिए, डिसीजन दिए, वो ऑनरेबल जज संजीव खन्ना थे। और उन्होंने इसमें लिखा है, इस जजमेंट में फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं आपके लिए। आई हैड द बेनिफिट ऑफ पेरूजिंग द जजमेंट ऑथर बाय डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। आई रिस्पेक्टफुली एग्री विद द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन रिकॉर्डेड देयरिन। हाउएवर, सिंस माई रीजनिंग इज डिफरेंट टू अराइव एट द सेम कंक्लूजन। कंक्लूजन सेम है, रीजनिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं जो चीज़ें आपके सामने रखा। सो फाइनली we came at the conclusion and what is the conclusion? Overall हमने ये डिस्कस किया कि क्या कंटेक्स्ट था इस केस का, EVS स्कीम क्या था, इशूज क्या थे, उसके बाद सबमिशन दोनों पार्टीज का क्या था, राइट? क्योंकि सबमिशन होगा तभी तो कोर्ट डिटरमिन करेगी कि भाई क्या इशूज है, क्या तर्क है, और उसी आधार पर क्या डिसीजन लेना है कोर्ट को, ये डिसाइड होता है। तो दोनों के सबमिशन को सुनने के बाद कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि मनी का क्या प्रभाव है इलेक्शन के ऊपर, कंसिक्वेंसेस क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है। इसके साथ साथ क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता है। ये इस केस का यूनिक फीचर है कि कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन जो पहले कैंडिडेट्स पर अप्लाई हो रहा था, अब उसको एक्सटेंड करते हुए कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल है आपकी इलेक्टोरल प्रोसेस में। वो बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करती हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लीडर को चुनने में, व्हिप को चुनने में, कौन पार्टी सरकार बनाएगी, कैंडिडेट्स कौन होगा, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। आइडियोलॉजी से भी फर्क पड़ता है, कैंडिडेट से फर्क पड़ता है, किसको उतारना है नहीं उतारना है, क्या मुद्दे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें। मैनिफेस्टो जारी करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको सिंबल्स मिलता है, उन पर कार्रवाई होती, रजिस्टर्ड पार्टी होती, अनरजिस्टर्ड पार्टी होती हैं, और उसके लिए आपके देश में कानून है, मैनिफेस्टो लोग जारी करती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी का रोल है तो क्या उनको मिलने वाले कंट्रीब्यूशन पर राइट टू नो लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी को डिस्कस करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2 स्टेज में डेवलप हुआ है। एक स्टेज ये था जहाँ पे आप केवल अकाउंटेबिलिटी खोजते थे सरकारों से, स्टेट से,
लेकिन दूसरा स्टेज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का है, इलेक्शन प्रोसेस में इफेक्टिवली भाग लेने का है। हम कैसे कैंडिडेट चुनेंगे उसके लिए हमें जानकारी चाहिए, और बिना जानकारी के हम सही डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन गलत है, कौन सही है, किस पे कितना लोन बाकी है, कहाँ से वो पैसा लाता है, कितना अमीर हुआ है, कितना गरीब हुआ है, कितने उस पर केसेज हैं, किस तरह के केसेज हैं, किस पार्टी से बिलोंग करता है। केवल इतना ही से नहीं होगा, हमें ये भी जानना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का किस तरह का डोनेशन मिलता है, कहाँ से डोनेशन मिलता है, कौन देता है। कोर्ट ने ये माना कि पैसे से जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास एक्सेस बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है कॉमन सिटीजन से, और इसके लिए वोटर्स को ये जानना जरूरी है कि कौन डोनेशन दे रहा है। तो इस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड करते हुए ये पॉलिटिकल पार्टीज पर भी ये जजमेंट उसे लागू होने का आदेश देता है। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है आपके डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। और इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर को करते हुए कि भाई राइट टू प्राइवेसी एक तरफ वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है। इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाएगा? क्या इस माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये दोनों राइट बैलेंस हुए? क्योंकि इसमें सिक्रेसी की बात की जा रही है, कंप्लीट सिक्रेसी की बात की जा रही है, और एक फंडामेंटल राइट कहता है कि नहीं, डिस्क्लोजर इज रूल, सिक्रेसी इज एक्सेप्शन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ये इसेंस है। तो आप उनको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक का प्राइवेसी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में आपको बैलेंस करना होगा, और ये स्कीम इसको बैलेंस नहीं कर पाता है, और इसलिए कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। जो भी बदलाव किए गए थे फिनांस एक्ट 2017 के द्वारा, जो भी आरबीआई के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, आरबीआई एक्ट 1934, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव किया गया, उन सबको नल वॉइड करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और कहा कि जो इशू हमने फ्रेम किया था, इशू आपको बताया था कि क्या ये आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन रिकॉग्नाइज किया गया है, तो नॉन डिस्क्लोजर करके, क्या पूरी तरह से नॉन डिस्क्लोजर का क्लॉज लगा करके, इसमें प्रोविजन करके, क्या उसको आप वायलेट करते हैं? कोर्ट ने कहा कि यस, आप वायलेट कर रहे हैं, और इसी वायलेशन की वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी तरफ कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको जितना पावर दिया गया था, उस पावर से बियॉन्ड जाके आपने एक्सेसिव, यानी कि अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन करने का आपने पावर दे दिया कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को। ये आपके पावर से बियॉन्ड है, और ये आर्बिट्रेरी है, इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन। उसमें बहुत सारे केस का रेफरेंस देते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो इस तरह से, और जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं, आप एनेक्चर में पढ़िए। एनेक्चर में पढ़ने से आपका दिमाग एकदम वो हो जाएगा कि इसमें जिस तरह के डेटा सामने आ रहे हैं, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसबीआई ने जो सारा डेटा सबमिट किया है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में रेगुलर निकल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने कभी भी इनकम टैक्स नहीं भरा है, वो भी डोनेशन दिए हैं। ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही है, वो भी डोनेशन दी हैं। ये कैसे? क्योंकि ये सारा रोक हटा लिया गया था। मतलब ये जो कोर्ट ने ये जो चिंता जाहिर की कि इसमें जो सिक्रेसी आपने वो किया है कि बियरर बॉन्ड आप दे रहे हैं, जो खरीद रहा है उसका तो डेटा है उस इशूइंग बैंक के पास, लेकिन उसके बाद वो कहाँ किसके पास जा रहा है, क्योंकि जिसके पास हो जाएगा वही उसको किसी को दे सकता है, और उसी बेसिस पे वो फिर इनकैश कराया जा सकता है। इसमें अगर ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा लगा दिया जाए, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये फुल प्रूफ है? कोर्ट ने बोला कि ये फुल प्रूफ नहीं है, ये बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं है ट्रांसपेरेंसी को या इलेक्टोरल रिफॉर्म को वो करने के लिए।
आपने देखा कि इसमें कोर्ट ने सरकार कह रही थी कि नहीं, ये इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है, ये प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने का केवल तरीका है। कोर्ट ने बोला कि आपने खुद कहा है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव इलेक्टोरल रिफॉर्म है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म किसी के राइट को वायलेट करके आप नहीं कर सकते। आप वैसी पॉलिसी नहीं ला सकते जिससे किसी का फंडामेंटल राइट ही वायलेट हो जाए। किसी भी पॉलिसी को, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी ही क्यों ना हो, इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर इसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने, सरकार ने कोशिश किया कि इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर इसमें कोर्ट इंटरफेयर मत करे। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इकोनॉमिक पॉलिसी की बात नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है, इलेक्टोरल प्रोसेस की बात है। और इलेक्टोरल प्रोसेस में राइट टू इंफॉर्मेशन एक पब्लिक इंटरेस्ट बन जाता है। तो सरकार को इसको बैलेंस करना चाहिए था, और सरकार ये बैलेंस नहीं की। मतलब ये फुल प्रूफ होना ही था। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि ये पूरा का पूरा वो दिख रहा है कि जो इसमें डोनेशन देने वाले थे वो 1000 के डिनोमिनेशन में दिए हैं। इससे ये पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां केवल ये डोनेशन दी हैं। बाद के डेटा में ये भी क्लियर होता है कि ये खास पार्टी को चला जाता है। इसकी संभावना है कि उस पार्टी को जाए जो पार्टी सत्ता में है। तो इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा, आपके लोकतंत्र के क्वालिटी पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी। इससे क्या मनी का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जिसके पास पैसा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, उसका क्या वो रह जाएगा डेमोक्रेसी में, अगर बड़े बड़े पैसे वाले इस तरह से डोनेशन दे करके पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। क्या गारंटी है कि आने वाले समय में करोड़ों अरबों रुपया दे करके पॉलिसी ना बदलवाई जाए? इसका क्या फुल प्रूफ है? इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए कि इससे इलेक्टोरल रिफॉर्म, ब्लैक मनी कंट्रोल नहीं होगी, इससे तो सिक्रेसी और बढ़ाई जा रही है। इन सारी चीज़ों को अगर कुछ शब्दों में कहने का प्रयास करें तो एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मानती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन जनरल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट टू वोट, राइट टू इंफॉर्मेशन, इससे प्रभावित होगा, इससे सिक्रेसी बढ़ेगी और इससे हमारा लोकतंत्र के क्वालिटी पर असर पड़ेगा। इसे इस बात की संभावना है कि किसी खास पार्टी और विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन मिले। पैसे वाले लोग सरकार और पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित कर सकते हैं, इससे लोकतंत्र कंप्रोमाइज हो सकता है, इस बात की संभावना है। और इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर कोर्ट संभावनाओं को अपने लैंग्वेज में नहीं कहेगी, वो किसी कानून के हिसाब से ही जस्टिफाई करेगी। और इस तरीके से इस खतरे को देखते हुए, इस संभावनाओं को देखते हुए तार्किक आधार पर कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 14 का ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वायलेशन करता है और इसलिए इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद जो डेटा आ रहे हैं, बाकी चीज़ें आ रही, वो पॉलिटिकल डिस्कशन होगा, विच आई डोंट वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर। एंड नाउ इट इज योर टर्न टू डिसाइड, डिस्कस and form your opinion on the basis of these 4 videos, the detailed discussion in these 4 videos which are available on my YouTube channel. So it is your discretion, it is your choice to go through these 4 videos and form an opinion that whether this scheme, this judgment, or especially the scheme was detrimental to Indian democracy or not. Even you can discuss and criticize the judgment of the court. You can also try to discuss that whether this will further the electoral reform process or there is a need to make a more robust, transparent and clear-cut policy or a scheme for electoral reforms in order to reduce the role of money in electoral process, because
because everyone cannot afford that kind of donation and money in electoral process. So now it is you to decide. It is your choice to form your opinion. So now I will stop this concluding part of my lecture series on electoral bond scheme and the decision of the Honorable Supreme Court of India on this scheme. So thank you so much for your cooperation, and in last I will request to do subscribe my channel, watch, share and give your valuable feedback on these videos. Thank you so much.